चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर क्लास 7 किंग्स एंड किंगडम्स। मेक श्योर कि आप ये पूरा वीडियो देखो, आपको एक एक बात अच्छे से समझ आ जाएगा, वो भी लाइन बाय लाइन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मेनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी। बोला जा रहा है कि 7th सेंचुरी तक आते आते या उसके बाद आफ्टर दैट बहुत सारे न्यू डायनेस्टीज क्या होने लगे, इमर्ज होने लगे और आने लगे। Map 1 shows the major ruling dynasties in different part of the subcontinent between the 7th and 12th centuries। बोला जा रहा है कि 7वीं से लेकर 12वीं सेंचुरी तक जितने भी डायनेस्टीज रूल किए हैं, जिसमें से जो मेजर रूलिंग पार्टीज है, जो मेजर रूलिंग डायनेस्टीज है, उसका जो है उसमें मैप 1 में दर्शाया गया है। सो सी दिस इज योर मैप 1। आप अच्छे से देख सकते हो कि ये जो पूरा एरियाज है, ये गुज्जर प्रतिहाराज है ना, ये एरियाज पालास के द्वारा, ये राष्ट्रकूटाज के द्वारा, इधर चोलाज है। तो बोला जा रहा है, और ये जो आप देख रहे हो ये रेड डॉटेड यहाँ पे जो लाइन्स है, ये इसको बोला जा रहा है फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर्स। मतलब यहाँ पे जो बाउंड्री है वो कुछ पूरी तरीका से फिक्स नहीं है। जैसे आज के डेट में अगर आप इंडिया मैप देखो तो बहुत बाउंड्री प्रिसाइजली पैक्ड है, बट उस समय क्या होता था कि बाउंड्रीज जो है वो फ्लक्चुएटिंग था, तो इस वजह से आपको ऐसे दर्शाया गया है। आप देख पा रहे हो क्या बोला गया है यहाँ पे, लोकेट गुजरा पतिहाराज राष्ट्रकूटाज चोलाज पालाज एंड चाहमनज। चाहमनज का जो दूसरा नाम है क्या है, वो चौहान से। तो आप चौहान बोलिए या चाहमनज, बात वही है। और इन्हीं के द्वारा दे आर द मेजर रूलिंग डायनेस्टीज बिटवीन 7th to 12th सेंचुरी, जो कि आपको इस मैप में बताया गया है। और आपको एक और चीज करने के लिए बोला हुआ है, कैन यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट डे स्टेट्स ओवर विच द एक्सरसाइज कंट्रोल्ड। कहने का मतलब क्या है कि जो एरिया आज आपको दिख रहा है, क्या आप इस एरिया में कौन कौन सा स्टेट है अभी आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो काइंडली पॉज द वीडियो और आप एक बार अपने से आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पे गुजर प्रतिहारास के जो भी रीजन है वहाँ पे कौन कौन सा इंडियन स्टेट आता है, अभी पालास जो रीजन है यहाँ पे कौन कौन सा इंडियन स्टेट्स आता है, राष्ट्रकूटास जो है वहाँ पे देख लीजिए। तो ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्टेट्स। चलिए उसके आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए न्यू इमर्जेंस ऑफ न्यू द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। बोला जा रहा है कि आगे चल के और भी बहुत सारा डायनेस्टीज निकल के आया है, उसका इमर्जेंस कैसे हुआ है उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स एंड वॉरियर चिप्स। बोला जा रहा है कि 7th सेंचुरी आते आते तक वहां पे बड़े बड़े बिग लैंडलॉर्ड्स आ गए थे और वॉरियर चिप्स आ चुके थे। और कहाँ पे, डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मतलब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन है वहां पर अलग अलग जगह पे वॉरियर चिप्स और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स आ चुके थे। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और समाथास। कहने का मतलब क्या है कि जो उस समय के राजा महाराजा होते थे वो उन्हें एक्नॉलेज करते थे, किस टाइप के जानते थे कि दे आर देयर सबऑर्डिनेट्स, वो उसे अपने सबऑर्डिनेट के तौर पे मानते थे, जिनको वो लोग समाथास भी कहते थे, समानथास। दे वर एक्सेप्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर द किंग्स और ओवरलॉर्ड्स। इनका कुछ कुछ वर्क डिफाइंड है, कुछ क्या क्या वर्क है। पहला कि उनको राजा के लिए गिफ्ट लेके आना रहता था, ठीक है। दूसरा, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट, उनको उनके कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ेगा। एंड प्रोवाइड देम विथ मिलिट्री सपोर्ट, और उन्हें क्या सपोर्ट देना पड़ेगा, मिलिट्री सपोर्ट देना पड़ेगा। As Samanthas gained power and wealth, they declared themselves as Mahasamanthas और महामंडेश्वरस। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे समांथास जो थे वो पावर और वेल्थ गेन करते थे, तो वो लोग अपने आप को डिक्लेयर कर देते थे क्या, महासमांथास, मतलब अ काइंड ऑफ बिग समांथा, और नहीं तो महामंडेश्वरास। तो यहाँ पे वो अपने आप को एक टाइटल दे देते थे, दैट दे आर द लॉर्ड ऑफ दैट सर्कल। वो जो रीजन है, वो जो एरिया है, उसके वो लोग भगवान है। एंड सो ऑन, और वैसे बहुत सारे अलग अलग टाइटल भी दिए गए हैं। समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। कहने का मतलब क्या है, कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि वो अपने किंग से अलग होकर अपना इंडिपेंडेंस घोषित कर देते थे, दैट दे आर द इंडिपेंडेंट किंग्स और दे आर द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। ऐसा भी होता था। वन सच इंस्टेंट वॉज दैट ऑफ राष्ट्रकूटाज इन डेक्कन। बोला जा रहा है कि जो राष्ट्रकूटाज है वो जो डेक्कन में रूल कर रहा था, वहां पे एक ऐसा इंसिडेंट हो भी गया है। मतलब उनके जो समांथास थे, जो सबॉर्डिनेट्स थे, वो खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करके वहां पे रूल करने लगे थे। क्या था, देखिए आगे देखते हैं हम लोग। इनिशियली दे वर द सबऑर्डिनेट्स टू द चालुक्याज ऑफ कर्नाटका। बोला जा रहा है ये जो राष्ट्रकूटाज है वो क्या है, वो बेसिकली सबऑर्डिनेट हुआ करता था, किसका, चालुक्याज का, जो कि कर्नाटका में उस समय बेस्ड थे। उनका वो क्या था, सबऑर्डिनेट था। लेकिन आगे जाके वो क्या कर दिया, अ काइंड ऑफ इंस्टेंट था कि जो वो खुद ही रूल करने लगे फिर। In the mid 8th century, Danti Durga, a Rashtrakutas chief, overthrew his Chalukya's overlord and performed a ritual called
हिनाया गभा। कहने का मतलब क्या है कि अराउंड मिड ऑफ 8th सेंचुरी, 8th सेंचुरी के जो मिड में अराउंड 750 यू कैन से, यहाँ पे क्या हुआ कि जो दांती गुर्दुर्दा है वो क्या करते हैं, जो कि राष्ट्रकूटा के चीफ हुआ करते थे, वो चालुक्यास के जो राजा थे, ओवरलॉर्ड थे, उनको ओवरथ्रू कर देते, मतलब उनको हटाकर, उनको एक टाइप का इग्नोर कर कर वो वहां पे एक रिचुअल करते हैं। और वो रिचुअल क्या था, गोल्डन वोम। कहने का मतलब क्या है, उसको हम लोग बोलते थे हिनाज गभा। और ये रिचुअल परफॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ किसके द्वारा, ब्राह्मीण्स के द्वारा। ब्राह्मीण्स के द्वारा क्या किया जाता था, रिचुअल परफॉर्म किया जाता था। और ऐसा माना जाता था कि ये रीबर्थ हुआ है, रीबर्थ मतलब पुण्य जन्म हुआ है किसका, बाय द सेक्रीफायर ऑफ सत्रियास, सत्रियास का जो है सेक्रीफायर, जो उसका रीबर्थ हुआ है। इवन इफ ही वाज नॉट वन बाय बर्थ, अगर वो बाय बर्थ क्या है, क्षत्रियास नहीं भी हैं, तो भी अब क्या है, ये जो प्रथा है, ये जो रिचुअल है, इसको करवाने के बाद वो क्या बन जाएंगे, एक टाइप के सत्रियास बन जाएंगे। उसके बाद देखिए आगे क्या हो सकता है यहाँ पे। सी वहाँ यहाँ पे ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर को ध्यान से देखिए और इस पिक्चर के बारे में क्या बताया गया इसको भी देख लेते हैं। वॉल रिलीफ फ्रॉम केव 15 एलोरा शोइंग विष्णु और नरसिम्हा द मैन लायन, इट इज अ वर्क ऑफ राष्ट्रकूटा पीरियड। बोला जा रहा है कि राष्ट्रकूटा के टाइम पीरियड में यहाँ पे क्या हुआ था, एक वॉल रिलीफ बनाया गया था, कहाँ पे, केव 15 एलोरा में, जो कि विष्णु और नरसिम्हा या विष्णु एज नरसिम्हा का फॉर्म में दिखाया गया है। दिस इज ऑल्सो नॉन एज मैन लायन, मतलब एक इंसान जो लायन के फॉर्म में दिखाया गया है यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। In other cases, men from the entrepreneurs' families use their military skill to carve out kingdoms. For instance, the Kadamba, Mayurasaman, and the Rashtrakuta Harichandra were Brahmanas who gave up their traditional professions and took arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. बोला जा रहा है कि राजस्थान और यहाँ पे कर्नाटका में ऐसे दो इंसान थे जो कहीं ना कहीं इंटरप्राइज फैमिली से आते थे और उनके पास बहुत अच्छा मिलिट्री स्किल हुआ करता था। तो उन्होंने अपना किंगडम बना लिया फिर, जैसे जो हमारे कदम्बा है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो हरिचंद्र हैं, वो क्या होते थे कि उन्होंने भी क्या किया, उनका ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़कर क्या किया, हथियार उठा लिया और अपना क्या बना लिया, साम्राज्य बना लिया। कहाँ पे, कर्नाटका में और राजस्थान रिस्पेक्टिवली में। आइए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लास्ट, ये टॉपिक क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। और वो जो साम्राज्य बने हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, मतलब वहाँ पर जो भी डे टू डे लाइफ में कैसे लोग वहाँ पर किंगडम कैसे चलता था, व्हाट वाज द वर्किंग वर्किंग का नेचर क्या था। मैनी ऑफ दिस न्यू किंग्स एडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा धीराजा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो नए नए किंग्स आते थे वो अपने आप को एक हाई साउंडिंग टाइटल दिया करते थे, मतलब कुछ ऐसा बड़ा नाम, जैसे महाराजा धीराजा, दिस वाज द टाइटल, है ना, मतलब इसको बोलते हैं ग्रेट किंग या किंग्स ऑफ किंग, है ना, या इसको इस टाइप का आप समझ सकते हो कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा नाम से बुलवाते थे लोगों से, है ना। उसके बाद क्या बोला है, तिरुवना चक्रवंती, मतलब लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स, मतलब तीन लोग, तीन जो भी वर्ल्ड है, तीन दुनिया, उसके राजा, उसके राजा ये लोग अपने आप को मानते थे, ठीक है। एंड सो ऑन, ऐसे करके और भी बहुत सारे टाइटल ये अपने आप को दिया करते थे। However, in spirit of such claims, they often shared power with their samanthas as well as their association of peasants, traders and brahmanas. बोला जा रहा है कि ऐसे क्लेम भी किया जा रहा है कि इसमें इन्होंने क्या किया था, कुछ पावर को शेयर कर लिया था, कुछ पावर को बांटा था, किसके बीच में, समांथास के साथ। उसके साथ साथ कुछ एसोसिएशन बना के कुछ पीजेंट्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, या जो ब्राह्मण्स लोग हो गए उनके साथ। In each of the states, resources were obtained from the producer, that is, peasants, cattle keepers, artisans, who were often pursued or compelled to surrender part of what they produce. बोला जा रहा है कि वहां पर रिसोर्सेज को ऑब्टेन करने के लिए किससे, प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूस करते थे। और प्रोड्यूसर में कौन कौन, जैसे पीजेंट्स हो गए, कैटर कीपर्स हो गए, आर्टिशन हो गए, उनसे उनको मजबूर कर दिया जाता था एक टाइप का कि जो भी वो उगा रहे हैं, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका कुछ पार्ट उन्हें सिलेंडर करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। Sometimes these were claimed as rent due to the lord who asserted that his land owned them. कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी तो ऐसा होता था, इसलिए इसको रेंट के नाम से जाना जाता था। क्यों, क्योंकि वहां के जो लॉर्ड है ना, ऐसा बोला जा रहा है कि उन्होंने इस जमीन को उनको दिया है, तो ही तो वो ऐसा कर पा रहे हैं, इसलिए उनसे क्या लिया जाएगा, रेंट लिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रिवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, जो वहां पे ट्रेडर्स होते थे उनसे भी क्या लिया जाता था, रिवेन्यू लिया जाता था। आइए, बोला जा रहा है 400 टैक्सेस, वहां पे लगभग 400 टैक्सेस लगे हुए थे, है ना, और 400 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस। एक ऐसा इंस्क्रिप्शन है चोलास टाइम का,
जो तमिलनाडु में, मतलब वो रूल्ड इन तमिलनाडु, जो कि चोलास तमिलनाडु में रूल किए होते, जहाँ पे 400 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टैक्स हुआ करते थे। जैसे वेती हुआ करता था, है ना, वो क्या है, टेकन नॉट इन केस बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर एंड कड़माए और लैंड रिवेन्यू। मतलब इसमें क्या है कि इसमें कैश नहीं लिया जाता था, इसमें आपको लेबर करना पड़ेगा, आपको मेहनत देना पड़ेगा, आपको अपना वर्क डन देना पड़ेगा, ठीक है। दिस वर ऑल्सो टैक्स ऑन हैचिंग इन द हाउस, और आपको घर के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। यूज ऑफ लेडर टू क्लाइम द पाम ट्री, अगर आपको पाम ट्री क्लाइम करना है, चढ़ना, उसके लिए आप अगर लेडर यूज करते हो, सीढ़ी यूज करते हो, तो उसके लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। और बोला जा रहा है कि अगर फैमिली प्रॉपर्टी जो है वो आगे अगर फॉरवर्ड हो रहा है सन को, तो उस पर भी टैक्स लगेगा। मतलब मैक्सिमम चीज पे टैक्स लगा हुआ था। यू कैन अंडरस्टैंड 400 डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस, बहुत सारे टैक्स लगे हुए थे उस समय। उसके बाद देखिए, दिस रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस द किंग एस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स। बोला जा रहा है कि जितने भी रिसोर्स आते थे, जितने भी पैसे कौड़ी आते थे, उनको कहाँ यूज किया जाता था, कि जो किंग है, किंग जो एस्टेब्लिशमेंट करके रखा है, उसको तो फाइनेंस करना पड़ेगा ना, पैसा कुछ चाहिए, कुछ भी है, चाहे पैलेस है, चाहे उसका जो भी वर्क प्लेस है, वहां तो पैसा चाहिए, तब तो वो वर्क करेगा। टेम्पल बनाना है, उसके लिए पैसा चाहिए, फोर्ट्स बनाना है, उसके लिए आपको रिसोर्स चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो सब ज्यादातर वहां यूज होता था। दे वर आल्सो यूज टू फाइट वॉर्स, लड़ाई लड़ना है भाई, उसमें भी आपको मनी चाहिए, तो वहां पर यूज होता था। विच वर इन टर्न एक्सेप्टेड टू लीड द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज द ट्रेड रूट। कहने का क्या मतलब है, हाँ, कहने का क्या मतलब है कि वॉर के लिए तो यूज होगा ही पैसा, उसके साथ साथ इनका कहना था कि अगर ये आगे लड़के क्या करते हैं कि धरती, मतलब आगे वाला जो भी एरिया, उसको अगर अपने अंडर में लेते, तो वहां से क्या मिलेगा, वहां से वेल्थ मिलेगा, जो भी लूटपाट होगा उससे क्या मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा, और उनको क्या मिलेगा, लैंड एरिया मिलेगा, जिससे वो अपने ट्रेड रूट्स को आगे बढ़ा सकते हैं, और एक्सेस टू लैंड, और भी धरती मिलेगा जिनसे उनका प्रोडक्टिविटी और बढ़ सकता है, ठीक है। द फंक्शनरीज फ्रॉम कलेक्टिंग रेवेन्यूज वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम द इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज एंड पोजिशन वेयर ऑफन हेरिडिटरी। कहने का मतलब क्या है कि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था, वो ऐसे फैमिली से आता था जो इन्फ्लुएंसर्स थे, मतलब जो पहले से ये चीज को करते आ रहे हैं, जिनका एक अच्छा प्रभाव था, एक अच्छा, बोल सकते हो कि कंट्रोल था सोसाइटी के ऊपर। और ये पोजीशन ज्यादातर क्या होते थे, हेरिडेटरी होते थे, मतलब पीढ़ी पे पीढ़ी चलते आते थे। दे वॉज ट्रू अबाउट दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल, और जो आर्मी है, जो वहां के सैनिक सैनिक होते थे, उनके लिए भी ये चीज ट्रू हुआ करता था। उसके लिए भी क्या होता था, जनरली वो लोग भी हेरिडेटरी होते थे। इन मेनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग्स हेल्ड दिस पोजीशन। बहुत सारे केसेस में तो ऐसा भी होता था कि जो क्लोज रिलेटिव है किसके, राजा के, उनको ये सब पोस्ट दिया जाता था। उसका देखिए क्या है, परिस्थित एंड लैंड ग्रांट्स। बोला जा रहा है ये प्रास्तित क्या होता है भाई, तो ये कहने का मतलब क्या है कि ये कंटेंट डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू, ये ऐसे डिटेल्स होते हैं जो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो सही ही होंगे, but they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant victorious warriors for example। मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सही होगा, जो वो उसमें लिखा गया वो 100% सही होगा, नहीं, लेकिन वो दिखाता है कि कैसे उस समय के राजा महाराजा अपने आप को दिखाना चाहते थे लोगों को, कि वो कितने महान हैं, कितने एकदम करेजियस वॉरियर्स हैं, है ना। चलिए उसके बाद, दीज वर कंपोज्ड बाय लर्न ब्राह्मणस हु ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन। बोला जा रहा है इनको जो लिखने का काम है वो किनको मिलता था, ब्राह्मण्स को मिलता था या ब्राह्मणास को मिलता था, और वो ओकेजनली क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प किया करते थे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, द अचीवमेंट्स ऑफ नागाबाटा। मेनी रूलर्स डिस्क्राइब दिस अचीवमेंट्स इन प्राशास्त्री हु रीड यू रीड अबाउट द प्रशास्त्री ऑफ गुप्ता रूलर ऑफ समुद्रगुप्ता लास्ट ईयर। जब आप लास्ट ईयर क्लास 6 में थे, तो आप गुप्ता रूलर के बारे में प्राशस्ती पढ़े होंगे। वैसे ही यहाँ पे जो नागाबाटा है, उनके अचीवमेंट पे भी क्या लिखा हुआ है, प्रशास्त्री लिखा हुआ है। One Prasasti, written in Sanskrit and found in Gwalior, Madhya Pradesh, described the exploit of Nagabata, Patihar kings as follows। बोला जा रहा है कि ये जो संस्कृत में लिखा हुआ था प्रशास्ति, जिसमें ग्वालियर, जिसको फाउंड किया गया है ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में, उसमें नागाबाटा के बारे में कैसे वो एक्सप्लॉइट किए थे सब चीज को, उसके बारे में बताया गया है। यू कैन पॉज द वीडियो और आप इसको पढ़ लीजिएगा। नाउ मूविंग फर्दर, किंग ऑफन किंग ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मणास बाय ग्रांट ऑफ लैंड। राजा लोग क्या करते थे, ज्यादातर जो ब्राह्मण्स होते थे या ब्राह्मणास होते थे, उनको धरती दे देते थे, लैंड दे देते थे एज ग्रांट। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड्स। और ऐसा यहाँ आप देख रहे हो, दीज आर योर कॉपर प्लेट्स। इस पे क्या होता था, इस पे एक टाइप का इंस्क्राइब्ड करके एज अ लैंड ग्रांट, एज अ लैंड ग्रांट क्या करते थे, उनको दिया जाता था, जिसको जिसको जमीन दिया गया है उसको ये हैंड ओवर कर दिया जाता था। और ये क्या है, दीज आर द सेट्स ऑफ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग द
ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय द रूलर इन द 9th सेंचुरी रिटन पार्टली इन संस्कृत एंड पार्टली इन तमिल। बोला जा रहा है ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, कॉपर प्लेट्स है जिसमें लैंड ग्रांट्स का जो बारे है जिस बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, और ये ज्यादातर बोल सकते हो संस्कृत या जो तमिल लैंग्वेज में उसका मिक्सचर में लिखा हुआ है, और इसको एक टाइप के जो रिंग जैसा होल्डर है इसमें आपको सबको अरेंज करके रखा हुआ है। आगे देखते हैं, व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, वो जो लैंड एरिया किसी को दिया गया है एज अ ग्रांट, है ना, उसके साथ साथ उनको क्या मिलेगा, उसके साथ साथ देखिए, दिस वाज अ पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन ऑफ लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोलास। बोला जा रहा है जो चोलास थे वो अपने लैंड ग्रांट के अनुसार क्या क्या उनको दिया करते थे। वी हैव demarcated the boundaries of land by making earthen embankments as well planting thorny bushes. This is what the land contains: fruit bearing trees, water, land, gardens, orchard, trees, well, open space, partial lands, a village, एंट हिल्स, मतलब जो भी चीज वहां पर अवेलेबल है, यू कैन रीड इट, जो भी चीज वहां पर अवेलेबल है वो अब एक टाइप का उनका हुआ है। वो वहां पर क्या कर सकते हैं, जिनको भी धरती मिला है, लैंड एरिया मिला है, वो वहां पर टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। फाइन के तौर पे टैक्स हुआ, जो भी टैक्स जिस चीज पे टैक्स लगा हुआ है उस पर आप टैक्स ले सकते हैं। वो वहां पे एक बहुत बड़े बड़े रूम्स, कमरा, अपना बोल सकते हो एक टाइप का अच्छा बिल्डिंग बना के वहां पे रह सकते हैं। वो लोग छोटा मोटा या बड़ा कुआं जो भी होता है एक टाइप का वेल उसको खुदवा सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं अगर उनको जरूरी हो, कैनाल्स बनाना हो फॉर इरिगेशन तो वो ये सब चीज कर सकते हैं। बट वो क्या नहीं कर सकते हैं कि वो पानी को वेस्ट नहीं कर सकते। इवन दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो दे ऑल्सो वांट इंश्योर करते थे वो लोग कि जो पानी है वो वेस्ट ना हो। आगे, unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir। बोला जा रहा है कि 12th सेंचुरी में एक बहुत लंबा लिखा हुआ कहानी है, संस्कृत में पोयम है, एक टाइप का कविता है जो क्या बताता है, हिस्ट्री ऑफ किंग्स, किंग्स की हिस्ट्री के बारे में बताता है जो कि कश्मीर में रूल किया करते थे। इट वॉज कंपोज बाय द ऑथर नेम्ड कल्हाना, कल्हाना नाम के जो ऑथर है इनके द्वारा कंपोज किया गया है। ही यूज अ वेराइटी ऑफ सोर्सेस इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्टोरीज टू राइट हिज अकाउंट। बोला जा रहा है कि इन्होंने बहुत सारे वैरायटी ऑफ सोर्सेज का यूज किया है, जैसे इंस्क्रिप्शन का, डॉक्यूमेंट्स का, आई विटनेस अकाउंट्स का, और बहुत जो पुराने इतिहास हैं उनके द्वारा उनके अकाउंट में लिखा गया है। अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशास्त्रीज, ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। बोला जा रहा है कि जो प्रशास्त्रीज होता था वो एक टाइप का दैट वाज नॉट 100% ट्रू, उसमें वो लिखा जाता था जो राजा चाहते थे उनके बड़ाई में, है ना, इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड, इन द प्रेज ऑफ किंग्स। बट ये जो है कल्हाना वो जनरली उनके बारे में क्रिटिकल थिंग्स, मतलब यू कैन से जो भी एक्चुअल है उसके अनुसार उनको प्रेडिक्ट करके वो लिखते थे। उसके बाद वॉरफेयर फॉर वेल्थ, बोला जा रहा है कि दे हाउ दे मैनेज देयर वॉरफेयर फॉर वेल्थ, कैसे वो लोग अपने वेल्थ को मैनेज करते थे कि वो लोग अपने वॉरफेयर करके और लैंड एरिया को ऑक्यूपाई करके अपने वेल्थ को बढ़ा पाए। You may have noticed that each of the ruling dynasties were based in a specific region. At the same time, they tried to control other areas. आपको देखने को मिला होगा मैप्स में, आपको स्टार्टिंग में ही मैंने दिखाया था कि जो जो रूलिंग डायनेस्टीज है वो एक स्पेसिफिक रीजन में ही फैले हुए थे, लेकिन वो उसी समय ये भी सोच रहे थे कि हमको अपना टेरिटरी को बड़ा करना है ना, उसको इनलार्ज करना है। तो उसी रीजन से वो क्या करते थे, वन पार्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया फॉर द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। बोला जा रहा है कि अगर प्राइमरली देखा जाए तो जो सिटी ऑफ कन्नौज है उसको हर कोई क्या करना चाहता था, कैप्चर करना चाहता था, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा फर्टाइल एरिया पे आता था। फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू गुजरा पतिहारास, राष्ट्रकूटास एंड पाला डायनेस्टीज फॉट फॉर कंट्रोल ऑफ कन्नौज। वहां पे जो मेजर रूलिंग डायनेस्टीज थे जैसे गुजरा पतिहारस थे, राष्ट्रकूटास थे, पाला डायनेस्टी है, ये सब फाइट करता था किसके लिए, कि कन्नौज मेरे अंडर आ जाए। बिकॉज देवर थ्री पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रॉइंग कॉन्फ्लिक्ट, हिस्टोरियन ऑफन डिस्क्राइब इट एज ट्रिपार्थाइड स्ट्रगल। बोला जा रहा है कि जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जनरली तीन पार्टीज है, तीन ऐसे डायनेस्टीज है जो आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, किसके लिए, कन्नौज प्लेस के लिए। तो इसलिए बहुत बार जो हिस्टोरियंस है ना, वो इसको किस अनुसार या क्या नाम दे चुके हैं या देते हैं, तो वो है ट्रिपार्टाइड स्ट्रगल। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। रूलर्स आल्सो ट्राइड टू डेमोस्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। जो वहां के रूलर्स होते थे वो अपने पावर को डेमोस्ट्रेट करने के लिए, अपने पावर दिखाने के लिए और रिसोर्स का प्रदर्शन करने के लिए बहुत भव्य, बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाया करते थे। So when they attacked one another kingdoms, they often choose to target temples, which were sometimes extremely rich। बोला जा रहा था
कि इसलिए अगर कोई अदर किंगडम पे कोई वॉर होता था, कोई अटैक होता था, तो ज्यादातर समय किसको टारगेट किया जाता था? टेम्पल्स को। और विच वर समटाइम्स स्टिमली, क्योंकि वो बहुत बार क्या होते थे? स्टिमली रीच हुआ करते थे। वहां पे अ लार्ज सम ऑफ मनी, लार्ज सम ऑफ ग्रांट्स, वहां पे एक अच्छा रिसोर्स मिल सकता था। इस वजह से ज्यादातर क्या अटैक होता था? ज्यादातर टेम्पल्स में ज्यादा अटैक हुआ करता था। वन सच रूलर इज महमूद ऑफ गजनी। ऐसा ही एक रूलर है जिनका नाम क्या है? महमूद ऑफ गजनी, जो कि अफगानिस्तान से बिलोंग करते थे। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट 17 टाइम। वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को 17 बार आक्रमण कर चुका था। और ये आक्रमण इसलिए नहीं था कि उसको यहाँ पे रूल करना था, वो यहाँ पे बस लूटपाट करना चाहता था। एंड द स्टार्टिंग एरिया वाज फ्रॉम 1000 टू 1025। मतलब बोला जा रहा है लगभग 25 साल के अंदर कितने बार आक्रमण हुआ, कितने बार यहाँ पे प्लंडर किया गया है? 17 टाइम, 17 बार। हिज टारगेट्स वर वेल्दी टेम्पल्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ, गुजरात। बोला जा रहा है कि उसका टारगेट क्या रहता था? कि जो अमीर, जो वेल्दी टेम्पल्स है उसको टारगेट किया जाए और उसको लूटपाट किया जाए। उसमें से एक जो सबसे फेमस था वो था सोमनाथ टेम्पल, जो कि गुजरात में है। मस्ट ऑफ द वेल्थ Much of the wealth Mahmud carried away was used to create splendid capital city at Gazi। बोला जा रहा है कि जितना भी धन, जितना भी दौलत, जितना भी पैसा वो यहाँ से लूट के जाता था, वो जनरली कहाँ खर्च होता था? एक बहुत भव्य, बहुत बड़ा कैपिटल सिटी बनाना है उसको, कहाँ पे? गजनी में। ठीक है, जहां से